आ गया। दो चार छः आठ 10 12 14 15 17, चलो आज कल से ज़्यादा है लोग। हाँ, देखो ऑनलाइन क्लास में इत- हम्म। हो गया है। क्या हेडिंग डालें आज का? मेडाइवल ख़त्म करके आज से मॉडर्न हम लोग शुरू करेंगे। चलिए। तो हम लोग कल तक हैं मुगल काल में बिहार में क्या क्या हुआ वो। अगला हेडिंग डालिएगा बिहार में नुहानी वंश। नुहानी। नुहानी वंश। अब है कि नुहानी वंश को कौन यहाँ पे डिप्यूट कर रहा है? नुहानी को बिहार में कौन किसके द्वारा यहाँ पे इस डायनेस्टी को स्थापित किया जाता है? आ? दरिया खां। तो दरिया खां तो आता ही है, लेकिन किसके द्वारा भेजा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि नुहानी वंश डायरेक्ट तो डायनेस्टी बना नहीं था। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं ये याद रखिएगा कि जब उसको पावर मिल रहा है तब जाके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है और वो एक डायनेस्टी के रूप में ये हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि दरिया खां, तो दरिया खां को कोई भेजा है तभी ना वो यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए हम सोचे कि आप लोग बोलिए कि कौन भेजा है। देखिए, मेरा तरीका दूसरा है। हम चाहते हैं कि नहीं, अगर आप कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही। चलिए लिखिएगा 1495 96 में दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी। दरिया 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 नहीं समझते हैं? जैसे पहले समुंदर को दरिया कहा जाता था, या बड़ी रिवर को भी दरिया कहा जाता था। दरिया खां नुहानी, कोस्ट में लिख लेना सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी द्वारा दरिया खां नुहानी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह अपने पद पर 1523 ईस्वी तक रहा। 1523 ईस्वी तक रहा, यानी अच्छा खासा दिन रह गया सूबेदार के रूप में। जनरली मेडाइवल में बहुत लंबा लंबा कोई नहीं रहा है, 2 4 साल 4 साल के अंदर ये तो साफ हो जाएगा। देखिए उस समय क्या था ना कि इतना ज्यादा राज्य हड़पने का होर लगा हुआ था, यानी अगर आपको सूबेदार बना दिया गया, बाहरी नहीं हो सकता है कि आप ही का भाई मार के वो अपने सूबेदार बन जाए, उसको उसका बेटा मार दे, इस टाइप से। देखो सत्ता की होड़ जैसे आज है, आज भी सेम चीज है। देखते हो इलेक्शन जब आता है तो आपका अगर हो सकता है कि 2 आदमी फैमिली मेंबर है, दोनों स्ट्रांग है, तो दोनों खड़ा हो जाएगा, यानी एक दूसरे को हरा के जीत जाना। सेम उस समय था सिचुएशन कि उस समय इतना लंबा लंबा दिन कोई नहीं रहा है, हार्डली 2 साल 4 साल 5 साल में मर जाना ही है। ये भी है कि जो लोग भी शासक बने
लगभग मारे गए, इसलिए आराम से आम आदमी बन के रहिए, अच्छी जिंदगी जिए। ठीक है। हाँ, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो मिडिल मिडिल क्लास के लोग हैं वो अच्छा जी लेते हैं, तनाव नहीं। एक गरीब के बच्चे को देखिएगा कि वो ऐसे ही नंगे घूमेगा ना, उसको कोई बीमारी नहीं होगा, ठंडा के दिन में भी देख लीजिएगा रोड पे। और देखिए जो रईस जिसका पूरा एकदम बढ़िया से लग्जरियस लाइफ है, उसका बच्चा एकदम कमजोर होता है, धूल में उसको छोड़ दीजिए, हाँ, उतने में बीमार पड़ जाएगा। तो ये चीजें होती है। इसके पश्चात इसका पुत्र, इसका पुत्र क्या नाम था पुत्र का? बहार खान नुहानी, नाम भी सब रखे हुए, दरिया बहार, बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? बिल्कुल लिख लीजिए, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खां ने बिहार में हाँ, बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया, बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। देखिए जब ऐसे, अब जब शासन स्थापित कर लिया तो जाहिर सी बात है अपने आप को सुल्तान तो बोलेगा ही। देखिए राजा कहीं का भी हो, वो राजा ही होता है, और वो अपने आप को, अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टी अभी भी एग्जिस्टिंग हैं, अभी भी। जैसे हम लोग के यहाँ जो हथुआ महाराज थे, आज भी उनका वंशज चल रहा है, आज भी उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। दरभंगा महाराज, आज भी उनका सारा चीज चल रहा है। और इवन उनके यहाँ अगर आप जाइएगा ना तो सेम सिचुएशन है जैसे उस समय रजवाड़े में होते थे ना, जैसे उनके मंत्री हैं, ये चीज हैं, वो ड्रेस में रहेंगे, वो सारी सुविधाएं आज भी है, ये नहीं कि चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे अगर आप मैसूर कभी जाने का मौका मिलेगा, जब मैसूर पैलेस घूमिएगा तो एक एरिया वैसा भी मैसूर पैलेस में बनाया गया जो आप राजा को देख सकते हो, उसके लिए पैसा देना पड़ता है आपको। मतलब सेम वही ट्रेडिशन के ड्रेसेस, वही सब कुछ, मतलब लगेगा कि नहीं हम उस राजघराने में वापस आ गए हैं। हाँ, सब चीज अभी जैसे यहाँ जैसे दरभंगा महाराज, और इसमें अगर आपको बहुत कुछ ऐसा देखने का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जाएंगे मैसूर पैलेस में तो आपको पूरा वो देखने को मिल जाएगा। देखो हम सब जगह जाकर देखे हुए इसलिए हम बता रहे हैं। एक चीज हमको बेनिफिट मिला, हम भारत सरकार के स्कॉलरशिप पे पढ़े, तो जो आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा जगह हम लोग की जो अप्रोच हम लोग का लगते गया और हम लोग घूमते चले गए, इसलिए हम इस मामले में अपने आप को बहुत लकी। जैसे हम लोग उस समय, आपको टीपू सुल्तान के समय जो वो बेड यूज किया था, हम उस पर एक रात सोए भी हैं। 400 साल पुराने बेड पे सोने का मौका मिला, लेकिन उतना भूतिया महल में कभी नहीं रुकना है, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं किया। स्टोरी सुनाते हैं उसका। क्या हुआ कि हम लोग जो गए थे हजारद्वारी पैलेस में, मुर्शिदाबाद जो पैलेस जो कहा जाता है उसमें गेट्स बहुत सारे हैं, तो उसका नाम है हजारद्वारी पैलेस। तो जो वहाँ हम लोग की इंचार्ज थी वो बोली ना कि तुम लोग महल में रुकोगे गेस्ट हाउस में रुकोगे। तो हम लोग का जो नियम था कि भाई महल में रुकने का मौका मिल रहा है तो महल में रुकेंगे। तो हुआ कि भाई कौन सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले हम महल के टॉप वाले जो मेन उन लोग का जो सोने का था उसमें गए, और हम लोग बिहार वाले हैं ना, पटना गया लाइन में चले हुए, गमछी बिछा दिया तो अपना सीट हो गया। बेड पे बैग रख दिए तो किसी का हिम्मत था कि बैग हटा के उस पर रह जाए। हुआ कि सब लोग
मतलब वही कहा कि हम लोग भी नीचे, वो बोला कि हम नीचे सोएंगे लेकिन महल में ही सोएंगे, हम बोले किसी को हम इस पे नहीं सोने देंगे, अकेले सोएंगे। ठीक है, रात में 11 बजा, तो भूतों की कहानी बता रहे हैं। क्या हुआ कि हमको लगा ना कि थकान के चलते वो पूरा हिल रहा है। ठीक है, मतलब पूरा बेड, मतलब अब हिम्मत, रात भर नींद आ रही है। वो जब शुरू हुआ, एक्चुअली वहां इतने सारे अंग्रेज उस रूम में काटे गए थे और उस महल में दफनाए गए थे कि वहां ये चीज था, मतलब ये अंश था, भले आप लोग विश्वास करें नहीं। अब क्या हुआ कि सारे लोग, हमारे जितने बैचमेट्स थे, लड़कियों को बोले कि तुम लोग गेस्ट हाउस जाओ, वो लोग बोले हम लोग भी, हमने नहीं, इसमें तो तुम लोग को अलाउ नहीं है, तुम लोग जाओ, क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ 2 लड़कियां थी, हम लोग कोई भाव नहीं देता था। बेचारी रात में नहा के रेडी रहती थी कि कल ही लोग ऐसा नहीं कि घूमने नहीं ले जाएगा, क्योंकि 6 बजे अगर टाइम दिया ना तो 6 बज के 1 मिनट में आएगी तो बस में नहीं चढ़ने देंगे, हम लोग छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि हम लोग 13 लोग थे, वो लोग 2 थी, तो बेचारी लोग एकदम नहीं होता है, तो उन लोगों को भेज दिए। अब क्या हुआ, रात की कहानी बता रहे हैं कि सब लोग डर रहे हैं क्योंकि महल पूरा हिल रहा है। पहले मुझे लगा, ठीक है, एक मेरा दोस्त है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर है, वो गया रात में वॉशरूम, वो कम्बोर्ड पे 12 बजे रात में बैठा तो सुबह तक वहां से उठ नहीं पाया। मतलब एक रियल स्टोरी बता रहे हैं, 12 बजे रात से लेकर वो सुबह तक बैठा रहा, उसको नहीं, जबकि 6 फीट का हरियाणा का जाट है, समझ सकते हो, वो 6 फीट का एकदम लंबा चौड़ा आदमी नहीं उठ पाया। इसके बाद सब लोग, सारे लोग, रात भर बहुत सारी कहानियां, वो छोड़ दो, कभी फिर सुनाएंगे। सब लोग डर रहे हैं उस महल में, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो बहुत एक्साइटेड थे। ड्रेसिंग टेबल देखे, वह फोटो कम से कम लग रहा है कि 250-300 फोटो खिंचवाए होंगे, कभी शीशे के पास, कभी टेबल पे, खाना भी खाए उन्हीं के टेबल पे। वो भारत सरकार का एक फायदा होता है। सोने का भी हुआ, सुबह में उठे, कोई किसी को नहीं बता रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि सब लोग जब वहां से वापस लौट गए तो सबको नींद आ रही थी, क्योंकि कोई रात भर सोया रहे तब ना वो। अब क्या हुआ कि जब हम लोग चलने लगे तो जो इंचार्ज थी वहां की, तो हमसे पूछ रहे, दिलीप कुछ फील हुआ तुमको? मैंने ना, तो बोले कि कुछ भी नहीं फील हुआ। मैंने ना, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ का कोई स्टाफ उस महल में सोने को तैयार नहीं है। तो जब धीरे से हम बताएं कि ऐसा ऐसा कुछ लग रहा था, तो सब अपना अपना कहानी खोलना शुरू किया कि हम क्या फील किए, सोच सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग का एक चीज था ना, हम लोग जानते थे कि चलो जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, उतना तो याद रहबे करता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, वो साइकोलॉजी होता है। जैसे डर लगेगी ना, हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो साइकोलॉजी ये होती है ना कि वो डर उसी समय खत्म हो जाता है। कितना भी डर हो ना, ये हमारे माइंड में बचपन से सेट कर दिया गया है ना कि जहां भूत प्रेत ये सब दिखे, वहां चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, या सुनसान रास्ते पे जा रहे हो पढ़ने लगो, तुमको डर नहीं लगेगा। वो सब की कहानी सोच लो। तो ये भले अब दोबारा अगर हमको कहा जाए कि तुम उसमें सो जाओ, तो भाई सही में अब हम हिम्मत नहीं जुटा सकते। तो लंबे लंबे झूमर, क्योंकि रात में डर इसलिए लग रहा था ना कहीं वो नीचे गिरा, खत्म। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी देख रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ था, रात में एक्सकवेशन कैंप की बात बता रहे हैं, तो उस रात हम लोग देखे फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं होता है कि हाथ अंदर डालता है तो हाथ कट जाता है। अब क्या हुआ कि अंदर से लोग गेट बंद करके सो गए, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन देखे थे, कभी देखना, बहुत बहुत अजीब टाइप की मूवी है, कभी देखने का मौका मिलेगा। फाइनल डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन से आता है, हॉलीवुड मूवी है। अब क्या हुआ कि गेट खोलने के लिए ना, जैसे उसमें दरवाजे में हाथ घुसा ना, मेरा हाथ फंस गया। समझ सकते हो ना कि बेहोश नहीं हुए, मैंने पूरा कैंप सर पे उठा लिए, डर के मारे पूरा कांप रहे हैं। क्योंकि हमको भी लगा ना कि जैसे उसमें बेसिन में डालता है ना, तो हाथ ऐसे डालता है तो इतना पर से कट जाता है उसका। हमको लगा कि गेट खोलने के लिए हाथ घुसाए अंदर, मेरा भी लग रहा है कि आज खत्म हो गया कहानी। देखो कैंप में बहुत सारी चीजें होती है, एंड एडवेंचरस लाइफ होता है ना कैंप। देखो कैंप एक अलग चीज होता है, जो हम लोग का आर्कियोलॉजी का है, वो कैंप एक बहुत डिफरेंट, आप उस चीज को नहीं फील कीजिएगा जैसे हम लोग फील करते थे। जंगल में ले जाकर हम लोग को छोड़ देता था, प्री हिस्टोरिक टूर्स पे ले गया, जंगल में क्या करे, बोलेगा कि बैग पे में अपना पानी ले लो, तो 5 लीटर 6 लीटर जितना बैग में चल सकता उतना पानी ले लो। और ये शर्त रहती थी हम लोग के साथ जो जाते थे कि कोई किसी से पानी शेयर नहीं करेगा। मतलब अगर चाहोगे कि हमारा तुमसे बहुत अच्छा दोस्ती है और तुमको हम पानी दे दें, तो उसका बहुत पनिशमेंट था। तो सब लोग अपना लेके जाएंगे, उस जंगलों में ले जाकर छोड़ देगा 16-17 किलोमीटर, उस जंगल में कुछ नहीं, कोई आदमी तक नहीं दिखेगा। क्यों? प्री हिस्टोरिक टूल्स दिखाने के लिए कि आदि मानव का कैसे लाइफ था। वो नरवर तिकोदा के जंगल में कभी इधर देखोगे एक सांप चल रहा है, हम लोग को डर सांप से नहीं लगता था, हम लोग को लगा सांप बैग होगा आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो वो एडवेंचरस लाइफ हम जिए हैं, क्योंकि भारत सरकार के देखो एक वही एक ये है कि मुझे शौक था, सिलेक्शन हो गया, हम जी लिए उस लाइफ को।
और बहुत मज़ा आता है। कभी अगर पीजी अगर हमारे सब्जेक्ट से किए हो और डिप्लोमा करने की बारी आए तो पक्का जाके कर लो। लाइफ में कहें कि लाखों रुपए की सैलरी करके भी तुम इतना मज़ा नहीं कर पाओगे जितना वहाँ 8,000 का वो स्कॉलरशिप दे के तुमको करा देता है। फीस नहीं लगता है, पढ़ने का कोई फी नहीं है, 250 रुपया लगता है फॉर्म भरने का। ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो 8,000 रुपया पर महीना सरकार देती है आपको। रहने के लिए दिल्ली में आपको हॉस्टल दे देगी, मेस में खाना मिलेगा, खाना का चार्ज लगता है लेकिन 1,000 रुपये में आपको महीना दिन खाना मिल जाएगा। हम लोग के समय 40 रुपया लगता था रूम का, मात्र 40 रुपया, रोज का नहीं, महीना, दिल्ली में। हाँ, आर्कियोलॉजी का नहीं, एंसेंट हिस्ट्री में जो होता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व में डिप्लोमा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वो इंस्टीट्यूशन है। पहला है पूरे वर्ल्ड में, पहला जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी, और दूसरा नाम था जब हम लोग पढ़ते थे, अब तो नाम चेंज हो गया क्योंकि मोदी जी तो बहुत का नाम चेंज कर देते हैं ना। तो हम लोग जब पढ़े उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी था। उस समय हमारा कैंपस लाल किले में होता था, हम लोग लाल किले में रहते थे, और अब उसको नोएडा शिफ्ट कर दिया, 350 करोड़ का एक कैंपस कर दिए मोदी जी, और उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कर दिए। लेकिन ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, यहाँ पे पूरे सार्क कंट्री के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग तो जाते ही हैं, अपने यहाँ जितने सार्क कंट्री है वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। लिखो। हाँ, एंसेंट से ही, एंसेंट और हिस्ट्री। टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है लेकिन एडमिशन हो जाता है, बहुत फेयर सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि बहुत मतलब पार्शलिटी, हाँ ये है कि चलो पैरवी भी चलता है लेकिन फेयर सिलेक्शन भी होते हैं वहाँ। अगर हो जाता है तो लाइफ जी के आओ 2 साल, जुलाई ये जून में आता है फॉर्म आपका, जुलाई अगस्त सितंबर से या अक्टूबर से आपका वहाँ क्लास शुरू हो जाता है। 2 साल रहना है लाल किले में। नेक्स्ट पॉइंट, बाहर खाने, बाहर खाने 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में कनकपुरा के युद्ध में, कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बाहर खां के बाद कौन बना है? जलाल खां। उसका ओरिजिनल नाम क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है, बहार खां के बाद फरीद खां, कोस्ट में लिख लेना शेरशाह, शेरशाह का नाम फरीद खान था। ठीक है, फरीद खां के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। मोहम्मद शाह नुहानी, अभी तो लिखा है थोड़ी देर पहले। क्या? हाँ, किसके बाद? हाँ, नहीं सुल्तान लिख ले, मुल्तान मत लिखे, सुल्तान नहीं, सुल्तान मोहम्मद।
सुल्तान। बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। अब अगला लिखिएगा सिख धर्म। थोड़ा सा सिख धर्म करके हम लोग अब आधुनिक में जाते हैं, यूरोपीय कंपनी के आगमन से हम लोग शुरू करेंगे। सिख धर्म, देखिए सिख धर्म में हम लोग को बहुत यहाँ नहीं पढ़ना है बिहार में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 9वें गुरु थे, 9वें गुरु ये तेग बहादुर के पुत्र ही थे जो 10वें गुरु थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी जो आए, ये गुरु नानक देव भी बिहार होते हुए गए थे, गया ये सब में होते हुए गए थे। उसके बाद ये जो 9वें गुरु रहते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। तब जाके यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो थोड़ा सा 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू करें। सिख धर्म के 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर, तेग बहादुर सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहां पर वे अपनी पत्नी, कौन थी पत्नी, गुजरी देवी को छोड़ गए थे। गुजरी देवी, कोई गया है सिटी गुरुद्वारा? कोई नहीं गया है, बस एक ही, और कोई नहीं गया हो? अरे कम से कम देख आओ। नहीं देखो, पटना में रह के हम भी जब पहला गुरुद्वारा जो होता है ना, हम सबसे पहला गुरुद्वारा पता है कौन सा देखे? स्वर्ण मंदिर देखे थे। जब स्वर्ण मंदिर गए तब मुझे पता चला कि पटना सिटी में भी गुरुद्वारा है। वहां से आने के बाद हम तब पटना सिटी गए थे, क्योंकि पटना सिटी के बारे में कहा जाता है कि उनका एक तीर्थ स्थान में है, क्योंकि हर सिख को एक बार पटना सिटी आना होता है। जैसे हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा बनाई गई है, 4 धाम, वो 4 धाम वो वाला नहीं, हरिद्वार ये वाला 4 धाम नहीं, हमारे यहाँ 4 धाम बनाए गए हैं। उन जगह पे हर एक हिंदू को लाइफ में एक बार जाना होता है। ठीक है, लेकिन नहीं लोग जाते हैं। लेकिन सिखों में एक चीज है कि वो लगभग लोग आ जाते हैं पटना, तख्त श्री हरमंदिर साहब। ठीक है, छोड़ गए थे। जो मां बनने वाली थी, और यहीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। यहीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर, पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। कब वो 10वें गुरु बने थे? बिल्कुल लिख लो, गुरु गोविंद सिंह
1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ। नेक्स्ट पॉइंट, तख्त श्री हरमंदिर साहब। तख्त श्री हरमंदिर साहब, तख्त हरमंदिर साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर साहिब कोष्ट में लिख लेना, पटना लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूज मत करो। सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण कौन करवाया था? महाराजा बोल रहे हो तो राजा फिर काहे कर दे? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। देखो, रिस्पेक्ट देने में कोई बुराई नहीं है। तुम राजा कैसे बोल सकते हो रंजीत सिंह को? महाराजा थे तो। राजा का कॉन्सेप्ट क्या होता था? एक छोटे सूबे पे उसका शासन। तो इनका तो बड़ा सूबा था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार। नीचे एक और हेडिंग डालिएगा, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले कौन आए? लिख लो, पुर्तगाली एक सीक्वेंस में, फिर कंफ्यूज इतने जल्दी? डच, उसके बाद अंग्रेज आ गए। फ्रांसीसी, सीक्वेंस एक एरो करके लिखते जाओ। फ्रांसीसी, उसके बाद डेनिस। बिल्कुल, इसके बाद डेनिस, तब उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही तो आके इसका रुक गया। डेनिस, डेनिस और उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जब अंग्रेज आ गए तो किसी को आने दिया नहीं वो लोगों ने। क्या कोई कंफ्यूजन है? कौन? अरे बिहार की हम, फिर तुम लोग बिहार, हम लोग तो रोज बताते हैं ना कि हम बिहार की बात कर रहे हैं। हम एक एक हम करेंगे, कब कब कौन आया, काहे कंफ्यूज हो रहे हो? अगर हम लिखा रहे हैं तो ठीक है, हम उसका डेट भी तो लिखाएंगे ना, कब आया है, कौन पहले आया है, कैसे पता चल रहा है। काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग? देखो, अंग्रेज पहले भी आया और बाद में जब आया वो प्रखर होके आया। लेकिन चूंकि देखो बिहार का क्या था कि पटना सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह था। यहाँ जनरली अफीम और सोरा के लिए लोग सबसे ज्यादा आते थे। तो व्यापारिक, हम आपको पहले ही बताए ना कि ये एक तरह से व्यापारिक जंक्शन था जो पटना, इसीलिए देखो शुरू से लेके अब तक पटना इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से
नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। इसी में लिखना निर्यात। किस चीज का निर्यात यहां से होता था? पढ़ लिखे, पढ़ लिए सोरा वाला, इसीलिए सब लोग सोरा बोलने लगे। पुर्तगाली के समय सोरा का नहीं था, वो सिर्फ चीनी मिट्टी के, मिट्टी के नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा और क्या यहां से निर्यात होता था? हम निर्यात की बात कर रहे हैं, आयात की नहीं बात कर रहे हैं। तो लोग जहां से पढ़े हो वहां हम भी पढ़ के आए हैं। जो सोरा सोरा कर रहे हो हमको भी पता है कि तुम लोग काहे कर रहे हो, क्योंकि किताब हम भी पढ़ के आए हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले, बिल्कुल उस समय निर्यात हो रहा है। ठीक है। आयात के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले। आयात, आयात में क्या था? सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र। लिखो। चीनी का मिट्टी नहीं, चीनी मिट्टी का बर्तन। हाँ, यहां से निर्यात किया गया था तथा भिन्न प्रकार के मसाले, और आयात में सूती वस्त्र था और अन्य प्रकार के वस्त्र भी यहां आयात होते थे। ये तो मॉडर्न में बताने वाली थी ना, कुछ बोल नहीं रही है। हाँ, तो मॉडर्न जहां से शुरू होगा वहीं से ना हम शुरू करेंगे। ये लोग क्वेश्चन भी अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि हम कहां से पूछें। हमको अभी याद आया कि तू तो बोली थी कि हम सर जैसे शुरू होगा हम बताएंगे। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित, वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में डचों ने प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में डचों ने प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ? तो बाद में, पहले यह फैक्ट्री यहीं पहले शुरुआत किया है। देखो, जब आप रह जाइएगा तब ना आप आगे बढ़िएगा। कि आते ही अब थोड़ा ठिकाना है ही नहीं है। पटना आते थे क्या करते, कोनो दोस्त के यहाँ रह के रूम खोजते हैं। हाँ, अभी भी है। हाँ, तो जो क्लासेस चलती है वो डच बिल्डिंग ही है। क्यों नहीं? तो कॉलेज में जाने में कोई रोक है क्या? अरे जिस दिन जाना है बता देना, हमारे बगल में मेरा डिपार्टमेंट है, वहीं हम आ जाएंगे, साथ में हमारे घूम लेना, सब विभाग घूम जाओगे, कोई नहीं फिर रोकेगा। कोई ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोग को रोक देगा कोई। आप देख सकते हैं। तो जहां तक आप कह रहे हैं, आते के साथ यहाँ पे पहले स्टेबल तो होगा। जैसे पटना आते हो तो क्या उसी दिन से कि पहले कहीं स्टेबल होकर तब रूम खोजना शुरू करते हो? या कोई भी आपको पहले एक जगह स्टेबिलिटी देगा तभी ना, बिना स्टेबल हुए कुछ नहीं होता है। ठीक है। डचों का अधिकांश रुझान, डचों का अधिकांश रुझान सोरे के व्यापार की तरफ था। सोरे के व्यापार की तरफ था। इसके अलावा और कौन चीज था उन लोग का व्यापार? मुख्यतः
बिल्कुल। और आ बिल्कुल, सूती वस्त्र। और 3 को तो इंपॉर्टेंट है, ये 2 को तो बोल ही दिया तू लोग। आ चीनी मिट्टी नहीं, चीनी लिख लो। चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र। तू लोग सोचना चाहते ही नहीं हो, जहां एक लाइन हो गया वहीं अटक जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सम्मिलित रूप से व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस वैगडेन बरुक। नाथियन, नाथियस, 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 नाम भी इतना टफ है ना। वैगडेन वैगडेन वरुक। हाँ, ये एक आदमी का नाम है, बरुक। नहीं तो और क्या, मोहल्ला का नाम लेके थोड़ी आएगा वो। बरुक, बरुक ने मुगल सम्राट, किसे प्रमाण प्राप्त किया था? प्रमाण कब? कितना? अरे बेवकूफ, जब 1632 में यहां ही रहा है। 1662 में लिखो। बरुक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से, देखो ये टफ है इसलिए नहीं याद रहे तो ये मत सोचो कि हाँ हमको नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ है। जब तक 10 बार नहीं पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आपके ध्यान पे नहीं रहे, इसमें घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिए हैं 10 बार तो एग्जाम में आएगा तब सटीक आप आंसर करके आइएगा, ये याद रखिएगा। भले याद रहे नहीं रहे, जो पढ़ा हुआ रहेगा आप एग्जाम में उसको सही करके आइएगा। औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया था। फरमान प्राप्त किया था। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व, बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व। पटना में कब आया अस्तित्व, किस साल में, और क्या चीज से आता है? हम्म नहीं, मतलब अस्तित्व कैसे मिलता है, यहाँ क्या वो लोगों ने किया था पटना में? 1734 में, 1734 में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। अब जो पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग कह रहे थे कि फ्रांसीसी आया भी था पटना, एकदम आया है। अंग्रेज बाद में आता है। जैसे देखो, अंग्रेज के लिए जो पटना में स्टेबल होता है उस समय से गिना जाता है कि अंग्रेज अब आ गया है। क्योंकि आरंभ में देखिए, अंग्रेज क्या हुआ, अंग्रेज आया है वो सब मार्किंग करते जा रहा था, क्योंकि यहां उसको शासन करना था। वो लोग आए, जितने लोग ये व्यापार करने आए थे, वो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, ना कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में उतर रहे हैं। और अंग्रेज का जो माना जाता है, आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आता है, जॉब चार्नॉक इसको नियुक्तियां किया जाता है। लेकिन 1691 में यहाँ पे मान ये गुलजार बाग में स्थापित करता है। तो देखिए, ये इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आता पहले से है, वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है बाद में। सब लिखा देंगे कि अंग्रेज कब से आया है, क्योंकि अंग्रेज जब आया है लास्टली तो वो गया नहीं है।
चूंकि इसीलिए सीक्वेंस में सबसे लास्ट में हम अंग्रेज को रखे हैं कि अंग्रेज आया पहले, लेकिन वो रुका सबसे लास्ट में आके स्टेबल हो गया। ठीक है, इसलिए आप ये कंफ्यूज मत कीजिए, अंग्रेज बहुत पहले आया है लेकिन स्टेबल हुआ है, इन सबको खत्म करने के बाद वो स्टेबल हुआ है। तो जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि उसके बाद ना डेनिश है, ना आपको फ्रांसीसी है, ना डच है, ना पुर्तगाली है, कोई नहीं बचता है। सिर्फ बच जाता है कौन? अंग्रेज बच जाता है। इसीलिए इसको सीक्वेंस में सबसे लास्ट में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेनिश कंपनी की स्थापना पटना में ही ये किया गया था, सिटी के आसपास इसको बनाया गया था। अब ये स्टेबल, ये अब है नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं है ये सब। जैसे डच बिल्डिंग तो अभी है। डेनिश कंपनी की स्थापना 1774-75 ईस्वी में हुई। चौहत्तर 75। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग अंग्रेज पे आ जाते हैं, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट इसीलिए था कि पहले आया है। एक्चुअली सीक्वेंस में लास्ट में रखने का रीजन यही था कि अंग्रेज के बारे में अब एक बार शुरू कीजिएगा, आप शुरुआत में 2 लाइन लिखवा दीजिए, लास्ट में फिर 2 लाइन लिखवाइएगा, तो वो आपके लिए भी हानिकारक है। हाँ, क्योंकि ये चलेगा आ गया तो ये चलेगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते तो अंग्रेज को पहले लिखाते फिर लास्ट में लिखाते, तो देखिए जब आप पढ़ने बैठिएगा ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। लिखिएगा, पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में, पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चार्नोक 1664 ईस्वी में को नियुक्त किया गया, जॉब चार्नोक को नियुक्त किया गया, जो कब तक रहा इस पद पर? बड़ी उगरी से तो लोग अंग्रेज अंग्रेज कर रहे थे, तो बताओ 1680-81 तक। मैंने ऐसी तो लोग से हल्ला कर रहे थे, अब अंग्रेज आए तो तुम लोग जवाब देना शुरू ही नहीं कर रहे हो। आपको याद तो करना होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉब चार्नोक, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रहता तो हम फिर आपको नहीं टोकते, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1691 ईस्वी में इस पद पर रहा। ये पहले नियुक्त किया गया यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में, और ये 80-81 तक यहाँ रहा है। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में, अभी जानते हैं गुलजार बाग में जो गवर्नमेंट प्रेस है वही वो एरिया था। ठीक है, पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थाई माल गोदाम स्थापित हुआ, स्थाई माल गोदाम स्थापित हुआ। ठीक है, और बाकी अंग्रेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ स्थाई माल गोदाम आ गया है, अब इसके बाद अंग्रेज यहाँ आएंगे। उसके बाद जब अंग्रेज हम लोग शुरू करेंगे तो हम पूरा अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लिखिए, बिहार में जनजातीय आंदोलन, हेडिंग डालिए अगला, जनजातीय आंदोलन। और जो 1857 पढ़ लीजिए, उसके बाद लगातार जब शुरू होगा तो सिर्फ अंग्रेजी चलबे करेगा। बिहार में जनजातीय आंदोलन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोग जिक्र करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो एक संथाल विद्रोह और दूसरा मुंडा विद्रोह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे खासी विद्रोह है, कोल विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है, ये सब है। लेकिन जो दो आंदोलन हुए उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। बाकी हम एक लाइन में कब हुआ, कौन उसका अध्यक्षता किया और कहाँ क्षेत्र था, बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा एक हेडिंग छोटा सा, खासी विद्रोह कब हुआ है? हाँ हाँ, खासी विद्रोह, हाँ। अरे सब बोल दो ना यार, इतना लोग है, 10-10 साल का गैप करके सब बोल दो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाना है। लिखो 1829, 1829 कहाँ हुआ? एक लाइन में लिखते जाना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखाएंगे। कहाँ हुआ है? खासी जनजाति पहाड़ी। कौन नेतृत्व करता थे? कौन थे नेतृत्व करता? तीरथ सिंह। कौन बोला? बोलने के बाद भी सब हिम्मत नहीं जोड़ता है, कौन बोल रहा है? तीरथ सिंह। सही है, सही बोले हो तो इसमें डरना क्या है? तीरथ सिंह। नेक्स्ट, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ है? 2031, 31-32, 1831-32 कहाँ हुआ? छोटा नागपुर, झारखंड, छोटा नागपुर। कौन है नेतृत्व करता? बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। इसके बाद ताना भगत आंदोलन कब हुआ? ताना भगत, हाँ कब हुआ है? 2021 पे अटक क्या लग गया है? 1913-14, बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। 2021 में अटका हुआ उस समय से। छोटा नागपुर, नेतृत्व जतरा भगत। जतरा, जतरा भगत। अब हेडिंग डालिएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह नीचे क्षेत्र कहाँ पे? हाँ, ठीक है, ठीक है। लिखो संथाल परगना क्षेत्र। दो क्षेत्र था, एक था संथाल परगना क्षेत्र और दूसरा फिर नीचे एक डैश करके लिख दो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, यानी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, कोस्ट में लिख लो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में के बगल में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, सिंहभूम तक कि बीरभूम तक? लिख लो, भागलपुर से लेके बीरभूम तक। हम्म, हम बहुत इसमें लाइन नहीं लिखवाएंगे, बहुत शॉर्टकट हम इसीलिए कर रहे हैं कि उतना लंबा लिखवाएं कि इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक था, वो आप समझ जाइएगा। ठीक है, समय 1855-56। नेतृत्वकर्ता चारों भाई, कोस्ट में लिख लो सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, चारों नाम लिख लो। इसका प्रचलित नाम
क्षेत्र का, जहां ये हुआ था। आ दमन एको, दमन एको क्षेत्र, दमन एको, दमन ए को क्षेत्र नाम से प्रचलित। पंचायत, पंचायत, कौन सा पंचायत था? पुरहा पंचायत, पुरहा पंचायत। गांव, भगनीडीह। जब पढ़िएगा तो आपको सब चीज मिल जाएगा। भगनीडीह। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो अगर लिखेगा अंग्रेज अधिकारी की हत्या, यानी इस समय कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? ले बरो, ले बरो, ले हाइपन दे के लिख लीजिएगा बरो। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण तत्कालिक कारण हो गया। हम हैं यही हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। तुम लोग बोले थे कि मॉडर्न में बहुत बताएंगे। तुम लोग अपने वादे पे कितना खरे उतरते हो, हम रोज क्लास में देखते हैं तुम लोग को। लिखो दरोगा की हत्या। कौन थे दरोगा? महेश बाबू। हाइपन दे के लिख लो महेश बाबू, कोष्ट में तत्कालिक कारण। किसने इसको भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था? इस आंदोलन को किसने भारत का जन क्रांति कहा है? महेश बाबू। बाबू और ठाकुर, यानी कि वो राजपूत को जनरली ठाकुर नहीं करके उस समय बाबू ही, जैसे देखते हैं इनको आरा में वीर कुंवर सिंह को वीर कुंवर बाबू। ठीक है, किसने इसको भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है? लिख लो कार्ल मार्क्स ने। लिखा हुआ है, लिखे ना। कार्ल मार्क्स ने संताल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है। नेक्स्ट हेडिंग मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। चारों मारे गए थे ना, इनके चारों भाई मारे गए थे। ये चारों मारे गए थे। इसमें यही मारे जाने के बाद ही ये जो होता है, जो ये क्या बोलते हैं, आंदोलन था वो खत्म हो जाता है। 2 फांसी दिए गए, 2 को गोली मार दी गई, ये खत्म। जैसे बिरसा मुंडा के साथ क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो जाती है, आंदोलन खत्म हो जाता है। देखिए, जो उस समय, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आंदोलन के मुख्य केंद्र में रहेगा, अगर उसको कुछ हो गया आंदोलन खत्म हो जाता है। जैसे आप देखें अन्ना हजारे वाला, अन्ना हजारे हटे, दिल्ली की गद्दी उसको मिला, आंदोलन खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालिएगा मुंडा विद्रोह। शुरुआत किस रूप में हुआ था? शुरुआत इसका
हम्म, उसको क्या कहेंगे? सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में लिखिएगा। शुरुआत हाइफन देके लिखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार में के रूप में। नेक्स्ट पे एक हाइफन देके लिखिएगा नीचे, फिर आगे चलकर राजनैतिक स्वरूप ग्रहण करता है। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है ना, उसका एक नेक कारण होता है, लेकिन उसको लोग हाईजैक करके उस आंदोलन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे अन्ना हजारे का हमारे यहाँ जो आंदोलन था करप्शन के प्रति, वो बहुत अच्छा थीम लेके आए थे, लेकिन लोग उसको हाईजैक करके अपनी रोटी सेक लिए। ठीक है। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, लिख लीजिए। क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र। समय 95 से 1900 तक शुरुआत हुआ था ना। एक्चुअली जो ये स्टार्टिंग हो गया था, जो विद्रोह की शुरुआत 95 में ही हो जाती है, लेकिन जो प्रबल विद्रोह होता है वो दिसंबर 1899 में होता है। ठीक है। परिणाम परिणाम तात्कालिक प्रभाव तो असफल रहा था। 1895 से 1900 एडी लिखिए ना। समय, हम शुरुआत नहीं लिख रहे हैं, हम समय सिर्फ लिखवा रहे हैं आपसे। समय लिखिए 1900, 1895 से 1900 लिखिए। ठीक है। परिणाम लिख लीजिएगा, तात्कालिक प्रभाव तो असफल रहा, परंतु दूरगामी प्रभाव सकारात्मक रहा। तात्कालिक प्रभाव तो असफल रहा, परंतु दूरगामी प्रभाव सकारात्मक रहा। बिरसा के गुरु आनंद पांडे, कोष्ट में लिखिएगा वैष्णव संत, कोष्ट में वैष्णव संत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिसंबर 1899 में, दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा, मुंडा आदिवासियों द्वारा, कोष्ट में लिख लीजिएगा इसके बगल में, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति, मुंडा आदिवासियों द्वारा, कोष्ट में छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति, कोष्ट बंद कर लीजिएगा, आदिवासियों द्वारा अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ, अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा आदिवासी इस आंदोलन को क्या कहते हैं? उलगुलान। ठीक है। लिखिए, मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को, मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। वो सब जब मेंस पढ़ोगे ना तो उतना डेप्थ में जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
3 फरवरी 1900 ईस्वी को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को कहां सोते हुए पकड़ा गया था? चक्रधरपुर में सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जेल में ही कब मृत्यु हो रही है? 9 जून, बिल्कुल सही है। 9 जून। किताब खोल के देख के बता रही है क्या? पक्का वो किताब खोली हुई है? वो किताब खुला हुआ है ना? नहीं नहीं, वहां किताब खुला हुआ है तुम्हारे पास ना। हम यही तो सोच रहे हैं कि जो कोई हल्का फुल्का भी अगर बता रही है तो इसका मतलब किताब मत मत किताब। देखो हम हमेशा मना करते हैं, फिर भी आपके यहाँ किताब खुला हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं कि क्लास। तो अभी अभी क्यों फर्क पड़ा? हमको लगा इधर से आवाज आ रही है, हम सामने मुझे किताब दिखा। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सामने किताब देखे हैं, एक्चुअली हम देख नहीं रहे कि कौन बोल रहा है। अरे कोई जरूरत नहीं इतना रिएक्ट करने का, क्या जरूरत है इतना रिएक्ट करने का? चलिए हम अपनी बात वापस ले रहे हैं, क्यों रिएक्ट करना इस चीज के लिए? क्यों रिएक्ट करना? अरे कोई बात नहीं है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप क्लास में अगर किताब खोल के बैठे हुए हैं ना, इसकी जरूरत नहीं होती है। या तो आपको ये डाउट है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप किताब खोल के बैठे हुए हैं, यही होता है ना। आप लोग को यही डाउट होगा कि हो सकता है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे एक ही कंडीशन में किताब खोल के बैठते हैं, उनको ये डाउट रहे कि अगला हमको गलत पढ़ा रहा है। कंडीशन तो यही रहती है। नहीं, उसका नहीं होता है, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। बच्चे जब तक टीचर को चेक नहीं करना चाहते हैं, कभी किताब नहीं खोलते हैं। नहीं नहीं, रिएक्ट करने की बात हम कह रहे हैं, रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम अपनी बात हम तो वापस ले लिए, फिर रिएक्ट करने का क्या जरूरत है? मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई। हम्म, हाँ, हैजा के शिकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, हैजा। हाँ, नहीं, रांची से दूर है ये कोई जगह है, उसका नाम हम एक्जैक्टली भूल रहे हैं। ये गांव वहां सो रहे थे, वहां से पकड़ के ले आता है रांची में और इनको हैजा हो जाता है। तो देखिए हैजा होने का क्या होता है ना, कि इतना ज्यादा आपके शरीर को वीक कर देगा कि उस समय अभी भी अगर हैजा किसी को हो जा रहा है, टाइफाइड जिसको कहते हैं, तो देखिएगा कि अगर उसको इमीडिएट अगर आप एडमिट नहीं किए तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जेल में इनको वो सुविधाएं नहीं मिली, इसके कारण ये डेथ कर गए। और देखिए कभी भी कोई भी हुआ जो मरने के बाद फेमस होता है, क्योंकि तब तक बिरसा मुंडा को इतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी, जब उनके मरने के बाद लोग ज्यादा ही पागल हो गए इस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रांची में कोकर के निकट कोकर डिस्टिलरी पुल के पास
बिरसा की समाधि है? हाँ, पुल के पास इनकी समाधि है। नेक्स्ट पॉइंट, बिरसा सरकार द्वारा 1903 ईस्वी में मुंडा जाति की खूटकट्टी व्यवस्था को, मुंडा जाति की खूटकट्टी व्यवस्था को, हाँ, खूटकट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई तथा मान्यता प्रदान की गई तथा काश्तकारी व्यवस्था से रिलेटेड था, काश्तकारी। तथा 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके पश्चात इनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को इनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई। एक और छोटा सा आंदोलन हुआ था बिहार में, बहावी आंदोलन। हाँ हाँ, लिख लीजिए, इसमें भी 2-4 पॉइंट हेडिंग डालिएगा, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या था? मुस्लिम लोगों के समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हो गई थी उसी को सुधार करने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। तो बहावी आंदोलन मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, यानी फिर से इनका उत्थान करना था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा पाश्चात्य प्रभावों को रोकना था, पाश्चात्य प्रभावों को रोकना था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। जन्म गोरखपुर में नहीं हुआ, रायबरेली, 1786 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। प्रवर्तक, नेतृत्व नहीं, प्रवर्तक। धर्म में प्रवर्तक होते हैं, नेतृत्व नहीं करेंगे, ठीक है। सैयद अहमद 1786 उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। नेक्स्ट पॉइंट, ये पटना कब आए थे? 1821 ईस्वी में सैयद अहमद पटना आए।
नेक्स्ट पॉइंट, 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात, सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात विलायत अली एवं इनायत अली ने, विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इनायत अली इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, 1857 का विद्रोह एवं बिहार। बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहाँ होती है? कहाँ पे है? लिखिएगा, बिहार में विद्रोह की शुरुआत देवघर की रोहिणी नामक जगह, रोहिणी नामक जगह से हुआ, जब 12 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया। सैनिकों ने विद्रोह किया। जब 12 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया, परंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता कौन थे? पीर अली द्वारा 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया गया। इस विद्रोह में क्या हुआ था? क्यों फांसी दिया गया था? कुछ बोल दो तुम लोग। इस विद्रोह में अफीम एजेंट लॉयल मारा गया। अफीम एजेंट लॉयल मारा गया। लॉयल मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, पटना के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरी शक्ति लगा दिया। जिसमें पीर अली एवं उनके 16 साथियों को फांसी दे दी गई।
16 साथियों को। एक बार और फिर से वेरीफाई कर लो, हम तो पढ़े हैं तो 2-3 किताब में 16 ही हमको मिला है, 14 नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस समय पटना बहावी आंदोलन का भी केंद्र बना हुआ था। जिसके भय के कारण अंग्रेजी सरकार ने मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वाजिबुल हक आदि को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मुजफ्फरपुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद मेजर ई.एस. द्वारा पूरे जिले में ई.एस. के द्वारा पूरे जिले में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। हाँ, ई.एस. ई एलिफेंट और एस, ई.एस. इसके अलावा चंपारण मार्शल लॉ लागू किया गया। इसके अलावा चंपारण, सारण आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह किया गया। सारण आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सुगौली। कहां पे है सुगौली? पश्चिम चंपारण, कोष्ट में लिख लीजिएगा। पश्चिम चंपारण हम तो पढ़े किताब में पश्चिम चंपारण। उस समय हो सकता है पश्चिमी चंपारण में हो, हम किताब दूगो में देखे पश्चिमी चंपारण लिख रहा है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम जब किताबों में पढ़े हैं पश्चिम चंपारण नहीं है। आप लोग अगर पूर्वी लिखना चाहते हैं लिखे, लेकिन हम लिखाएंगे पश्चिम, क्योंकि हम दूगो किताब में पश्चिम पढ़ के आए हैं। हो सकता है ये जो जगह हो वहां वो अलग हो। हाँ, अपना देख लो, सर्च कर लो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम दो किताब में पढ़े, हम पश्चिम चंपारण पढ़ के आए हैं, इसलिए हम अगर जो पढ़ के आए हम सही पढ़ के आए हैं, हो सकता है कि आप लोग भी सही हों। हम कभी आपको नहीं नकार रहे हैं कि आप गलत हैं, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ के आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम चंपारण में मेजर होम्स की हत्या, सुगौली कोस्ट में पश्चिम चंपारण में मेजर होम्स की हत्या विद्रोहियों ने कर दी।
नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण बिहार के गया, दक्षिण बिहार के गया, नवादा, जहानाबाद, राजगीर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह किया गया। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, जहानाबाद, राजगीर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह किया गया। तो नहीं है तो हम जहां जितना इतना हम क्या, तो मुंगेर में नहीं हुआ है, हम भी कहाँ लिखा रहे हैं मुंगेर को। तो देखिए आपको एरिया जो बताया जा रहा है, लगभग जो जो क्षेत्र है जहां जहां उस समय हुए हैं, हम सब क्षेत्र का नाम इसीलिए लिखा दे रहे हैं। अब जो नहीं है समझिए वहां नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गया में विद्रोहियों ने जेल पर हमला कर, जेल पर हमला कर 400 कैदियों को छुड़ा लिया तथा 400 कैदियों को छुड़ा लिया तथा टेकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए तथा टेकारी राज पर हमला कर, टेकारी गया में एक जगह है टेकारी, वहां पे वो राजवंश था, टेकारी राज पर आक्रमण कर 10,000 रुपए लूट लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नवादा के अंतीपुर में अंतीपुर में अंतीपुर में हैदर अली खां तथा फतेह सिंह ने विद्रोह कर राजगीर परगना में कुछ समय के लिए कंपनी राज को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त 1857 में भागलपुर के क्षेत्र में विद्रोह भड़का। इसके अलावा जहानाबाद आदि में भी छिटपुट घटनाएं हुई, आदि में भी छिटपुट घटनाएं हुई। नेक्स्ट पॉइंट, दानापुर छावनी के 3 सैनिक टुकड़ियों ने दानापुर छावनी के 3 सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर हथियार लूट लिए और जगदीशपुर पहुंचकर, कब जगदीशपुर पहुंचता है, जगदीशपुर पहुंचकर कोष्ट में लिख लेना 25 जुलाई पहुंचकर वीर कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व करता स्वीकार किया।
अपना नेतृत्व करता स्वीकार किया। अगला हेडिंग वीर कुंवर सिंह, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व करता